दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट नूं मैं सिद्धू मूसेवाला दी हत्या तो बाद उभरी स्थिति इस हत्या के कारण ते जिहड़ी गैंग वॉर इस दे पिछे है उस दे उत्ते दोबारा केंद्रित रखांगा। लेकिन अज की इस रिपोर्ट नूं मैं हिंदी भाषा दे विच बनांगा क्योंकि बहुत से नवे व्यूअर ते श्रोते जिहड़े सबसक्राइबर्स जुटे ने वो हिंदी भाषा नूं थोड़ा ज़्यादा आसानी नाल समझते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ते ईवन पाकिस्तान तो बहुत से अजिहे व्यूअर्स ने जो कि शायद पंजाबी के कुछ शब्दों को समझण दे विच उन्हां नूं दिक्कत होवे। सो क्योंकि अज मैं वो सारे दे सारे जिहड़े गैंग्स हैगे ने जिन्हां दी आपस की गैंग वॉर का नतीजा ही है सिद्धू मूसेवाला होना दी मौत, उसनूं इस रिपोर्ट दे विच तुहाडे सामने एक वक्री रोशनी दे विच लैना चाहता सी। सो मैं चाहना कि जिहड़ी ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस है साडी वो भी इस गलबात नूं चंगी तरह समझ ले, इस करके इस रिपोर्ट नूं मैं हिंदी विच बनाऊंगा। सो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के पीछे की जो गैंग वॉर है, जो वर्टिकल्स है, जो गैंग्स की अलाइनमेंट है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। आखिर पंजाब के जो गैंगस्टर हैं दिल्ली एनसीआर के उन खतरनाक गैंग के साथ आपस में कैसे भागीदारी में और अलाइनमेंट में हैं। यही कारण है कि पंजाब में जितनी भी हाई प्रोफाइल किलिंग्स बीते कुछ महीनों में हुई है, रादर पिछले कुछ सालों में हुई है, उसमें हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के कई शार्प शूटर और कुछ बहुत ही जो नोटोरियस गैंग्स रहे हैं उनके गुरगेश शामिल रहे हैं। इस हत्या में भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी कुछ ऐसे ही जो गुर्गों के इस्तेमाल और शूटर्स के इस्तेमाल की बातचीत आई है और इसमें कुछ शूटर्स की तस्वीरें जो कि ढाबे पर खाना खाते हुए वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई हैं और धरपकड़ एक बहुत ही व्यापक स्तर पर जारी है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं उस वक्त बहुत इस तरीके से छापेमारी और बहुत से लोगों को राउंड अप किया गया है, इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही है। और सिर्फ इस काम में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स या स्पेशल यूनिट्स ही नहीं बल्कि दिल्ली की जो स्पेशल यूनिट है, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, इसके अलावा कुछ और राज्यों की जो एसटीएफ है जिसमें हरियाणा और उत्तरांचल जैसे राज्य शामिल है, वो भी इस वक्त पूरी तरह इन्वॉल्व हैं ताकि इन गैंगस्टर्स को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कुछ लोगों को राउंड अप किया भी जा चुका है और उनके पास से सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये गैंगस्टर कैसे आए, कहां से आए। एक और अपडेट इस पूरे हत्याकांड में जो सामने आई है वो है एक नया वेपन जिसका प्रयोग हुआ है। मैंने अपनी कल की रिपोर्ट में AK-47 के प्रयोग की बात की थी जो कि मुझे खुद गोल्डी बराड़ ने बताया था, लेकिन इस हत्याकांड में AN-94 ऑटोमेटिक जो राइफल है, रशियन मेड राइफल है, उसका इस्तेमाल हुआ बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इस तरीके के ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स का जो इस्तेमाल है इस तरीके की गैंगस्टर रिलेटेड वारदातों में वो एक बहुत ही गंभीर डायमेंशन इस पूरी वारदात को प्रदान करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन गैंग्स की अलाइनमेंट पे आऊँ और किस वीडियो को बनाए जाने का कारण जो बड़ा है वो भी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा क्योंकि पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने आज कैंडल लाइट मार्च जो है मानसा में निकाले। सिद्धू मूसेवाला का जो गृह ज़िला भी है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और हारा 2022 फरवरी में, वो भी है। तो उनका एक लगातार एक तर्क रहा है राज्य में कानून और व्यवस्था में जो गिरावट आई है, एक टोटल कोलैप्स जो कांग्रेस के हिसाब से देखने को मिल रहा है, उसमें राजा वड़िंग ये कहने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो घटना है या सिद्धू मूसेवाला का जो हत्याकांड है इसे एक गैंग वॉर बनाकर दिखाए जाने की कोशिश है। कमोवेश ऐसे ही जो इल्ज़ाम है सिद्धू मूसेवाला के पिता की तरफ से, जो एक चिट्ठी उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक गैंग वॉर से बढ़कर एक राजनीतिक हितों से प्रेरित एक वारदात हो सकती है जिसकी एक गहन जांच CBI या NIA से कराई जाए। इसके बाद एक उच्च स्तरीय न्यायिक कमीशन, रादर एक सिटिंग हाईकोर्ट जज का एक न्यायिक आयोग इसकी जांच करे। इस चीज़ के लिए भी पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को एक लेटर दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच संभवतः एक न्यायिक आयोग करेगा। लेकिन कांग्रेस और अकाली दल, जो कि अकाली दल के आज अध्यक्ष सुखबीर बादल राज्यपाल से मिलते हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, राज्य में जो एक लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बुरा हाल चल रहा है उस पर अपनी चिंता जताते हैं और कांग्रेस इस हत्याकांड को गैंग वॉर ना बता के एक बड़ी साजिश बता रही है। इन दोनों राजनीतिक पार्टियों द्वारा आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, उसकी सरकार पर लगातार निशाने लगाए जा रहे हैं। लेकिन किस हद तक ये राजनीति से प्रेरित जो विरोध है ये जायज़ है,
आज मैं इस चीज़ की गहराई में थोड़ा सा इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि हम राजनीति किन्हीं भी मुद्दों पर कर सकते हैं, लेकिन लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी पहली रिपोर्ट भी 2 दिन पहले, सिद्धू मूसेवाला की मौत से 1 दिन पहले मैंने रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें पंजाब में 424 के आसपास ऐसे वीआईपीज थे जिनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। और इस कटौती की जो जानकारी थी, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक डोमेन में वाहवाही लूटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने न सिर्फ पब्लिसाइज किया, बल्कि उन सभी डिटेल्स को हमने सार्वजनिक होते हुए देखा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत कार्रवाई थी, जिसको कि मैंने क्रिटिसाइज किया था। मैं मानता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर, चाहे राज्य की सुरक्षा हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा हो। और सिद्धू मूसेवाला के भी जो 2 गनमैन या 2 कमांडोज उनको दिए गए थे, जो वापस लिए गए, एक बड़ा आधार रहे हो सकते हैं इस जानलेवा हमला जो उन पर हुआ उसका। लेकिन आज की रिपोर्ट में ये जो नेता कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक हत्या हो सकती है, एक राजनीतिक साजिश हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ की पड़ताल और जांच पंजाब पुलिस करे। न्यायिक आयोग अब इसके लिए गठित होगा तो वो इसकी जांच करेगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि एक सीक्वल है, एक पूरी की पूरी सीरीज ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स है, गैंग वॉर से जुड़ी हुई हत्याओं का सिलसिला है, जो कि सिद्धू मूसेवाला पर आकर भी खत्म नहीं होता। मैंने अपनी कल की रिपोर्ट में मनकीरत औलख नाम के एक सिंगर का नाम लिया था। मैं पहले उन पर एक रिपोर्ट बना चुका हूं। एक गैंगस्टर के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में ये चीज़ सामने आई थी कि उनकी रैकी हो चुकी है। और देवेंद्र बंबिहा गैंग की भी एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो दोषी है वो मनकीरत औलख को बताया जा रहा है। सो इस तरीके से जो बंबिहा गैंग ने मनकीरत औलख का नाम लेकर एक तरीके से ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि अगला टारगेट मनकीरत औलख हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने कल ही आपको इस वीडियो में बताई थी। लेकिन आज मैं उन 2 गैंग्स या उन 2 वर्टिकल जिनकी अलाइनमेंट एक दूसरे के विरुद्ध है, जिस क्रॉस फायर का निशाना सिद्धू मूसेवाला बने, आज मैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। क्योंकि गोल्डी बराड़ पर हमने कल कुछ हद तक चीज़ों को टच किया था, लेकिन गोल्डी बराड़ कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ज़्यादा हम टच नहीं कर पाए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 2 अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं गैंग्स की, वो क्या हैं। जो इस वक्त पंजाब के जो गैंगस्टर हैं, वैसे तो पंजाब में बहुत से गैंगस्टर और कई गैंग्स चलते हैं, लेकिन जो 2 बड़ी अलाइनमेंट्स है, उसमें एक बड़ा गैंग आता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से चलता है। इस गैंग के तहत और इसके साथ काम करने वाले जो और गैंग्स हैं, उसमें जग्गू भगवानपुरिया एक और स्मगलर टर्न गैंगस्टर है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही काम करता है। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त दिल्ली की अलग अलग जेलों में बंद हैं। इनके अलावा जो इसकी बड़ी अलाइनमेंट है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई कोई पंजाब स्तर का गैंगस्टर नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का जो कवरेज का एरिया है, यानी कि जिन इलाकों में वो एक्टिव रहा है पिछले कुछ सालों में, उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर का इलाका रहा है। और इसका बड़ा कारण है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था और यहाँ की छात्र राजनीति में सक्रिय था। छोटी मोटी घटनाओं और छोटी मोटी वारदातों के चलते उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। उसके 2 बहुत ही करीबी साथियों, जिसका नाम सोनू पेट्रोल, जो संगरिया का एक डबल मर्डर केस रहा आज से कुछ साल पहले, वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने उस पर एक अलग रिपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई पर बनाई है। तो उस संगरिया के डबल मर्डर केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई अपराध और संगठित अपराध के इस पूरे के पूरे फील्ड में एक्टिव होता है। लॉरेंस बिश्नोई कुछ वारदातों में राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान की जेलों में ले जाया जाता है, जिसके बाद वहां पर कुख्यात जो गैंगस्टर रहा आनंदपाल, जिसका एनकाउंटर हो गया था, उनके भाइयों के साथ लॉरेंस बिश्नोई की जान पहचान होती है। जेल में ये नेक्सस डेवलप होता है और उस वक्त आनंदपाल का जो गैंग था, आनंदपाल के एनकाउंटर, उसकी मौत के बाद वो काफ़ी लो मोराल में चल रहा था। और माना यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के वहाँ जाने और कुछ शूटरों की मदद से जो विरोधी थे आनंदपाल गैंग के, उन पर कुछ हमले कराने के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई उस लाइमलाइट में भी आया और उस इलाके में, राजस्थान और एनसीआर के इलाके में एक बड़ा गैंगस्टर उभरा। यही वो समय था जब लॉरेंस बिश्नोई का जो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग कह लिए या अलाइनमेंट उसको जो हम कह सकते हैं, वो बनी काला जठेड़ी के साथ। आनंदपाल के साथ अनुराधा चौधरी नाम की एक और महिला अपराधी क्रिमिनल, जो कि हाल ही में काला जठेड़ी के साथ देहरादून से पकड़ी जाती है, वो भी पहले आनंदपाल के साथ काम करती रही, लेकिन उसके बाद काला जठेड़ी के साथ उसने काम किया। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी और आनंदपाल का गैंग मिलकर राजस्थान, हरियाणा, आउटर दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में एक्टिव रहा। राजस्थान, हरियाणा और आउटर दिल्ली या एनसीआर से दिल्ली कोर के अंदर जाने की इन जो गैंगस्टर की लीग थी,
इसकी जो इच्छा थी, इसने इनको सामने लाके खड़ा कर दिया दिल्ली के कुछ गैंगस्टरों के सामने, जिसमें नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंगस्टर थे। ये दिल्ली के इंटीरियर अंदर के इलाकों में सरगर्म और एक्टिव गैंगस्टर थे। ये गैंग वॉर बेसिकली तो दिल्ली और एनसीआर के इलाके में फिरौतियां या रंगदारियों की वसूली की जो मंडी है, उसमें किस गैंग का वर्चस्व रहेगा, उस चीज की लड़ाई थी। लेकिन इसका जो जमीनी सतही स्तर पर जो इफेक्ट था, जो एक्चुअल गैंग वार हुआ, वो पंजाब में हुआ। काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल का जो गैंग, यानी कि मरहूम आनंद पाल का जो गैंग था, उसका वर्चस्व और ज्यादा ना फैले, इसलिए लॉरेंस को उसी के इलाके और उसी के गढ़ में चुनौती देने का एक प्लान रचा गया, जिसके बाद अलाइनमेंट होती है कौशल चौधरी, नीरज बवाना या कुछ और ऐसे गैंग्स जो कि लॉरेंस गैंग के विरोधी रहे होते हैं, उनकी उन पंजाब के गैंगस्टर्स के साथ जो कि बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई के यहां पर विरोधी थे। यहां पर देवेंद्र बंबीहा, जो कि पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रहा है, 2015 में एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। उसके जो मेन ऑपरेटिव थे 2018 तक ढेर कर दिए जाते हैं, लेकिन आज भी देवेंद्र बंबीहा के नाम से गैंग भी चलता है और उसके गैंगस्टर भी हैं। इस पूरे के पूरे गैंग की जो अलाइनमेंट दिलप्रीत बाबा और सुखप्रीत बुड्ढा, जिसे कुछ साल पहले आर्मेनिया से डिपोर्ट कराकर लाया गया, उनके साथ होती है। यानी कि एक दिलप्रीत बाबे का गैंग चल रहा होता है, एक देवेंद्र बंबीहा का गैंग देवेंद्र बंबीहा की मौत के बाद चल रहा होता है। लेकिन तकरीबन इसी समय एक और गैंगस्टर जो उभर रहा होता है, चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव खुड्डा लाहौरा, जिसे खुड्डा जस्सू के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक छोटा सा स्टूडेंट लीडर जिसका नाम लक्की पटियाल होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत एक्टिव होता है, चंडीगढ़ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्टिव होता है और चंडीगढ़ का सांसद बनने का ये ख्वाब रखने वाला लक्की पटियाल, जिसको सुखबीर बादल से लेकर राजनाथ सिंह के साथ भी कुछ ही साल पहले तक देखा जाता था, आखिर में एक ऐसा कुख्यात अपराधी बन जाता है। उन गैंग्स के साथ हाथ मिला लेता है जिनमें दिलप्रीत बाबा और देवेंद्र बंबीहा शामिल होते हैं। देवेंद्र बंबीहा की मौत के बाद उसका पूरा का पूरा जो गैंग या उसके जो शूटर्स हैं, उसको काफी हद तक हैंडल लक्की पटियाल कर रहा है। लक्की पटियाल ने कई वारदातें चंडीगढ़ में अंजाम दी, लेकिन उस वक्त तक लक्की पटियाल एक बहुत लो प्रोफाइल में रहा, जिसके बाद लॉरेंस गैंग या फिर उसके साथ की जो गैंगस्टर्स की लीग थी, जिसमें दिल्ली के बहुत ही नामचीन गैंगस्टर आते थे, उनको मुकाबला देने के लिए लक्की पटियाल आर्मेनिया निकल जाता है और आर्मेनिया की जेल में वो बंद होता है। दिलप्रीत बाबा गैंग के सुखप्रीत बुड्ढा के साथ आर्मेनिया की जेल में लक्की पटियाल कई साल तक या कई महीनों तक रहता है, जिसके बाद आर्मेनिया से सुखप्रीत बुड्ढा को तो डिपोर्ट करा लिया जाता है, लेकिन लक्की पटियाल आर्मेनिया की जेल में ही रह जाता है। और आज तक लक्की पटियाल भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया में है। यह संभव है कि वो आर्मेनिया से किसी और मुल्क भी निकल चुका हो, लेकिन इस वक्त देवेंद्र बंबीहा, जिसके सारे के सारे प्रमुख गैंगस्टर इंक्लूडिंग देवेंद्र बंबीहा खुद मारे जा चुके हैं, दिलप्रीत बाबा जो कि इस वक्त जेल में है, सुखप्रीत बुड्ढा जो कि इस वक्त जेल में है, इन सभी गैंग्स को ऑपरेट लक्की पटियाल कर रहा है। और यही वो लक्की पटियाल है जो कि इस वक्त इस बहुत ही खतरनाक देवेंद्र बंबीहा और दिलप्रीत बाबे के गैंग को विदेशों से चला रहा है और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दे रहा है। यानी कि इस वक्त दो सरगना, जो दो प्रमुख लोग जो विदेशों में बैठकर इन गैंग्स को, जो अलग अलग गैंग्स हैं, अलग अलग वर्टिकल और अलाइनमेंट के तहत ये गैंग चल रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, उनके मॉड्यूल्स को, उनके जो गैंगस्टर्स को हैंडल करते हैं, अलग अलग सेल्स के तहत ये काम करते हैं और शूटर्स को टास्क दिए जाते हैं, जिसके बाद जमीनी सतही स्तर पर वारदातों को अंजाम दिया जाता है। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर ये सारा का सारा लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और उसके साथी जो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया वगैरह, उनका काम देखता है। और आर्मेनिया या फिर किसी और मुल्क से बैठ के लक्की पटियाल, देवेंद्र बंबीहा और उसके साथ दिलप्रीत बाबा या कुछ हद तक रिंदा संधू भी इनके साथ अटैच्ड है, उनका काम देखता है। तो एक दूसरे गैंग्स को या उनके साथ आइडेंटिफाई होने वाले लोगों, जिनमें गायकों से लेकर कबड्डी खिलाड़ी और स्टूडेंट लीडर तक शामिल रहे हैं, उनको टारगेट करना, इन सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले करना, इन दोनों गैंग्स के इन दोनों सरगनाओं यानी कि गोल्डी बराड़ और लक्की पटियाल का एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडाई है, यानी कि एक काम करने का तरीका है।
तो अब बात उस सीरीज की जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, मैं उसको आज दोबारा आपके सामने रिविजिट करना चाहूंगा, क्योंकि जब बड़े नेता राजनीति को चमकाने के लिए या इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए, सिद्धू मूसेवाला की मौत पर जिस तरीके से आज पंजाब में राजनीति हो रही है, तो उस नजरिए से जब इस पूरी वारदात को गैंग वॉर से अलग करना चाहते हैं, इसे एक राजनीतिक रंगत देना चाहते हैं, तो समझने की यह जरूरत है कि आपने अगर बीते या पिछले 6 या 7 साल का वो पूरा का पूरा जो सीरीज है उसको नहीं देखा, नहीं समझा, उसमें कैसे कैसे गैंग वॉर में लोग मारे गए, किन किन गैंग्स के लोग मारे गए, तो आपको इस पूरी की पूरी बातचीत के बारे में कभी समझ नहीं आ पाएगी, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। सो आज मैं उस गैंग वॉर को एक बार दोबारा रिविजिट करता हूं। साल 2016 में देवेंद्र बंबीहा के बारे में थोड़ा सा जिक्र यहां करना जरूरी है कि देवेंद्र बंबीहा एक बहुत ही कम उम्र में अंडरवर्ल्ड, ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड क्राइम के जगत में एक बहुत ही तेजी से उभरा हुआ गैंगस्टर था। बहुत एक रेकलेस, इस गैंग को, देवेंद्र बंबीहा के गैंग को एक रेकलेस गैंग माना जाता है और खुद देवेंद्र बंबीहा एक रेकलेस किलर था। देवेंद्र बंबीहा के अपने जुबान से कही हुई बात है कि उसको ये अंदाजा नहीं था कि उसने आज तक अपनी जिंदगी में कितनी हत्याओं, कितने मर्डर किए हैं। उसका ये कहना था कि अगर पुलिस को कोई मर्डर ट्रेस ना हो रहा हो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में, तो आप ये मेरे नाम पे चढ़ा दीजिए, यानी कि देवेंद्र बंबीहा के नाम पे चढ़ा दीजिए। सो बहुत ही कम उम्र में, और इसके साथ जो जैम्पी डॉन और निशान बंटी जैसे और गैंगस्टर थे जो कि 2018 में, 18 या 19 में उनका एनकाउंटर हुआ था और 2015 में इसका अपना एनकाउंटर हुआ था, ये सारे के सारे लोग ढेर कर दिए गए। लेकिन इनके बाद भी एक शूटर की ऐसी ब्रीड है, एक ऐसी नस्ल है जो कि अभी भी देवेंद्र बंबीहा के नाम से काम करती है और लक्की पटियाल आर्मेनिया से या किसी और मुल्क से बैठ के उनको ऑपरेट करता है। सो देवेंद्र बंबीहा ने सबसे पहले रवि खवाज के नाम के, एक स्टूडेंट लीडर ही था, रवि खवाज के खुद एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, एक गांव का सरपंच था। लुधियाना में एक शादी जिसमें कि तमाम वीआईपीज मौजूद थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2 दिन पहले मारा गया है, ठीक उसी तरीके से ये जो रवि खवाज के है, इसको शादी के अंदर घुस के गोलियों से भून दिया गया और सैकड़ों राउंड गोलियां चली। और मैं आपको ये बता दूं कि रवनीत बिट्टू से लेकर कई बहुत बड़े बड़े वीआईपीज उस शादी में शामिल होने आए थे या होके चले गए थे, लेकिन बहुत लोग थे असले के साथ, वेपन के साथ खड़े थे। लेकिन वो एक बहुत ही अपने आप में एक डेयरिंग जिसे अटैक माना गया, जिसमें कि देवेंद्र बंबीहा ने रवि खवाजके को मारा। रवि खवाजके बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी इसकी लिहाज थी और रवि खवाजके की लिहाज जयपाल भुल्लर के साथ भी थी, जो कि अलग गैंगस्टर एक अलग लीग थी। जयपाल भुल्लर जो था इस गैंग वॉर का हिस्सा नहीं था, वो एक अपना गैंग अपने तरीके से चलाता था। सो रवि खवाजके के मर्डर के बाद ये एक सिलसिला शुरू होता है और जो अगली बड़ी जो वारदात हुई, जो कि बेसिकली देवेंद्र बंबीहा गैंग के लवी देवड़ा, जैसे मैंने अपनी कल की रिपोर्ट में भी जिक्र किया था कि जैतों और आसपास के कुछ इलाकों में, पंजाब के मालवा के कुछ इलाके हैं जहां पर कि लवी देवड़ा और ये जो गुरलाल बराड़ था, जो कि गोल्डी बराड़ इस वक्त कनाडा में बैठा सिद्धू मूसेवाला का मेन, जिसको हम मास्टरमाइंड मानते हैं इस हत्याकांड का, उसका छोटा भाई था। गुरलाल बराड़ और लवी देवड़ा का झगड़ा था। गुरलाल बराड़ खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ उसका ताल्लुक था, हालांकि वो एक स्टूडेंट लीडर था, एक बॉडी बिल्डर था, अच्छी फिजिक थी, जिम में ज़्यादा समय लगाता था। और गोल्डी बराड़ एक कबड्डी का खिलाड़ी था। ये समझा जाता है कि गोल्डी बराड़ इतना हेल्दी है, मजबूत इसका बिल्ड है, कबड्डी का एक खिलाड़ी अच्छा रहा है लोकल लेवल पे, और एक हेलमेट जिसे कहते हैं सर पे इसके अच्छी तरह से फिट नहीं हुआ करता था, तो इसका बिल्ड ऐसा था। सो गुरलाल बराड़ और गोल्डी बराड़ दो भाई थे। सो गुरलाल बराड़ और लवी देवड़ा की जो जैतों के इलाके में जो सट्टा होता है, दड़ा सट्टा, उसके धंधे को लेकर आपस में थोड़ी बहुत तलखी चलती रहती थी। लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के जो शार्प शूटर थे, जिसमें कि भोला शूटर नाम का एक मेन शूटर था, जिसकी हाल ही के दिनों में, शायद पिछले महीने, उसकी फिरोजपुर की जेल में मौत हुई है, शायद एक ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई है। तो भोला शूटर ने जाकर लॉरेंस बिश्नोई के कहे पर लवी देवड़ा का मर्डर कर दिया। और इस लवी देवड़ा के मर्डर में बेशक गुरलाल बराड़, जो कि उसके भोग तक में शामिल होने गया, उसको ये यकीन था कि इस हत्याकांड में क्योंकि उसका कोई हाथ नहीं है तो वो किसी से क्यों डरे। तो सबने उसको समझाया कि तो तेरे पे ये खतरा हो सकता है, लेकिन गुरलाल बराड़ को ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं की। लेकिन लवी देवड़ा के मर्डर के बाद बंबीहा जो गैंग था, क्योंकि लवी देवड़ा बंबीहा गैंग का था, उनके गैंग में बदला लेने की पूरी प्लानिंग है वो चलने लगी। इसके बाद चंडीगढ़ में तकरीबन 1 साल बाद गुरलाल बराड़ को इंडस्ट्रियल एरिया में टारगेट किया गया, जबकि लक्की पटियाल, जो कि आर्मेनिया में उस वक्त बताया जाता है, उसके द्वारा डायरेक्टली गुरलाल बराड़ को मारने का आदेश जो है उन शार्प शूटर्स को दिया गया, जिसमें बेसिकली नीरज चस्का एक मेन शूटर थे, मान का भी शायद इसमें रोल था।
सो गुरलाल बराड़ जो कि गोल्डी बराड़ का भाई है, उसको मार दिया जाता है चंडीगढ़ में। इससे तकरीबन एक आध साल पहले ही गोल्डी बराड़ कनाडा जा चुका था। गोल्डी बराड़ बताया जाता है, जो मेरी जानकारी है, कि एक स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा गया था और उसके बाद वहाँ जाके उसने पढ़ाई लिखाई तो शायद उतनी नहीं कर पाया, लेकिन ट्रक वगैरह चलाने शुरू किए, जिसके बाद वो चाहता था कि इस जो छोटे मोटे आपराधिक मुकदमे थे किसी तरीके से उस ज़िंदगी से या उस अंडरवर्ल्ड से वो निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब उसके भाई को, गुरलाल बराड़ को चंडीगढ़ में टारगेट किया गया, उसके बाद और सारे के सारे लोग उसके जेलों में थे। लॉरेंस बिश्नोई जेल में पहुंच चुका था, काला जठेड़ी तो खैर कुछ महीने पहले ही पकड़ा गया है। तो गोल्डी बराड़ इस लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंगस्टर्स की लीग थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। बहुत समय जब काला जठेड़ी भगौड़ा रहता है अनुराधा चौधरी के साथ, वो कई महीने तक भगौड़ा रहा है, कई साल तक उसकी गतिविधियां चलती रही और गैंग को काला जठेड़ी ऑपरेट करता रहा, और काला जठेड़ी और गोल्डी बराड़ में एक अंडरस्टैंडिंग लगातार बनी रही और पुलिस और भारत की जो जांच एजेंसियां थी काफ़ी समय तक ये मानती रही कि शायद काला जठेड़ी देश छोड़कर भाग चुका है, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह किसी और मुल्क में है। लेकिन आखिर में देहरादून से काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया अनुराधा चौधरी के साथ कुछ महीने पहले। लेकिन इस दौरान जितनी भी गैंग वॉर्स यहां हो रही थी, जो गैंगस्टर पकड़े जा रहे थे, उनसे एक चीज जो जांच एजेंसियों को क्लियरली जानकारी मिल रही थी वो ये थी कि इन सभी के सभी गैंग्स को, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की लीग को और काला जठेड़ी जो खुद एक रन पे था, उस पूरी की पूरी लीग को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है पैसे की मदद से या फिर जिस तरीके से भी हैंडलिंग की जाती है इन शूटर्स की, वो सब गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठ के कर रहा था। और पैरेलली लकी पटेल आर्मेनिया में बैठ के दूसरा गैंग जो कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों को मारने का काम कर रहा था। सो गुरलाल बराड़ की जब हत्या हो जाती है उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई हिट बैक करता है और लॉरेंस बिश्नोई द्वारा गुरलाल पहलवान जो कि यूथ कांग्रेस का एक नेता था, उसको कुछ ही महीने बाद फरीदकोट में मारा गया। हालांकि ये पूरी की पूरी जो हिट थी, पूरा का पूरा जो हमला था, इसको खुद मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने ही किया। अब इसमें समझने वाली बात यह भी है कि यहां पर जो दोनों गैंग्स या इनके गैंगस्टर्स, इनके शूटर्स या गुर्गों द्वारा एक दूसरे के विरोधी जो गैंग्स के जानकार लोगों को टारगेट किया जा रहा था, उनमें जरूरी नहीं था कि गैंगस्टर ही शामिल थे। गुरलाल जो बराड़ था उसका अपना कोई आपराधिक बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं था, वो एक स्टूडेंट लीडर था, आइडेंटिफाइड था, ओवरग्राउंड था, वो खुल के अपना काम कर रहा था। लवी देवड़ा एक गैंगस्टर जरूर था। इसके अलावा जो गुरलाल पहलवान को मारा गया वो एक खुद यूथ कांग्रेस का लीडर था और कांग्रेस की ही सरकार के वक्त यूथ कांग्रेस के लीडर की हत्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में की गई। आप ये सोच के चलिए कि इस वक्त अगर सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के लीडर हैं और उनकी हत्या पर इतना हो हल्ला हो रहा है, तो कांग्रेस के राज में और कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में भी यूथ कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से गैंग वॉर का निशाना बनाया गया। गुरलाल बराड़ और गुरलाल पहलवान दो अलग अलग खेमों के लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद अगली जो बड़ी हाई प्रोफाइल हिट थी वो पिछले साल यानी 2021 में विक्की मिड्डूखेड़ा की थी। विक्की मिड्डूखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर था और लॉरेंस बिश्नोई इनका जूनियर था। विक्की मिड्डूखेड़ा एक पॉलिटिकल लीडर भी था। शुरुआत में वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ा रहा, लेकिन बाद में वो अकाली दल के साथ शामिल हो गया। विक्की मिड्डूखेड़ा पर इल्ज़ाम या उनके पर शक ये जताया जाता था कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्योंकि उनकी दोस्ती है, तो इस कारण से लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी ऐसा कामकाज हो सकता है जो कि शायद विक्की मिड्डूखेड़ा बाहर रह के कर पा रहे थे। सो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को हिट करने के लिए अगस्त 7, 2021 को शार्प शूटर जो थे वो कौशल चौधरी के जो गैंगस्टर थे उनको भेजा गया और मोहाली में सीसीटीवी कैमरा में वो पूरी की पूरी वारदात कैप्चर हुई और विक्की मिड्डूखेड़ा को गोलियां मार दी गई। बड़ा हत्याकांड था। इस मामले को कई महीने तक पंजाब पुलिस सुलझा नहीं पाई थी। माना जा रहा था कि गैंग वॉर का नतीजा है, लेकिन किसने कराया, क्या इसके पीछे कारण थे, ये समझ नहीं आ पाया। मार्च के महीने में, इसी साल मार्च, जब भगवंत मान की सरकार बन जाती है, यानी कि चुनाव में उनकी जीत हो जाती है, लेकिन भगवंत मान ने अभी तक शपथ भी नहीं ली थी कि उस शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले जालंधर में नंगल अंबिया, संदीप नंगल अंबिया नाम के कबड्डी खिलाड़ी को निशाना बनाया जाता है। ये दोबारा एक ऐसी हिट होती है जो कि देवेंद्र बंबिहा और लक्की पटियाल द्वारा ही संचालित हिट होती है। यानी कि विक्की मिड्डूखेड़ा को लक्की पटियाल ने अगस्त 7, 2021 को मरवाया। उसके बाद लक्की पटियाल की जो अगली हिट या निशाना था, इंटरनेशनल कबड्डी स्टार संदीप नंगल अंबिया को दिन दहाड़े चलते कबड्डी टूर्नामेंट में मरवाया।
50 से 60 गोलियों से भून दिया गया, बहुत ही निर्मम तरीके से। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी गई है, उसी तरीके से संदीप नंगल अंबिया को गोलियां मारी जाती है। और वही शूटर, वही मोडस ऑपरेंडाई कौशल चौधरी और वो तमाम गैंगस्टर जो कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की लीग है, उनके विरोधी गैंगस्टर, उन्हीं के शूटर्स को लाकर इस वारदात को अंजाम दिलाया गया। और संदीप नंगल अंबिया को टारगेट बनाने का एक बड़ा कारण था संदीप नंगल अंबिया का मेजर लीग कबड्डी MLK, जो कि बेसिकली जग्गू भगवानपुरिया की जो टीम है, भगवानपुरिया लॉयंस, वो टीम उस लीग का हिस्सा है। और उस लीग में बहुत से बड़े इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी लगातार जुट रहे थे। सो पॉपुलैरिटी उस लीग की बढ़ गई और यह माना जा रहा था कि अगर इस लीग को हिट किया जाता है, उस हिट का मतलब है जग्गू भगवानपुरिया को हिट करना और लॉरेंस बिश्नोई और उसकी लीग को हिट करना। सो यही कारण था कि संदीप नंगल अंबिया को भी लक्की पटियाल ने आर्मेनिया से बैठकर एक मास्टरमाइंड किए गए ऑपरेशन में ठीक उसी तरीके से मार गिराया जैसे कि कुछ महीने पहले विक्की मिड्डू खेड़ा को मारा गया था। सो तो बैक टू बैक लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो हिट्स थी, यानी कि उनके अपने साथी जो कि उनके साथ या तो कॉलेज में किसी समय रहे या फिर उनकी कबड्डी लीग्स वगैरह में प्लेयर्स को मैनेज करते थे, उनको जब इस तरीके से हिट किया जाने लगा, उनके बिजनेस को हिट किया जाने लगा, उस वक्त फिर एक बहुत बड़े टारगेट की तलाश शुरू हुई, जिसके लिए कई महीनों से या कई सालों से शायद प्लानिंग चल रही थी। ये घटना होनी थी और सिद्धू मूसेवाला पर यह हमला होना था। माना यह भी जाता है कि काला जठेड़ी जब तक पकड़ा नहीं गया, काला जठेड़ी आपको याद होगा जब पकड़ा जाता है देहरादून के इलाके से, तो उस वक्त माना गया कि उसने एक सिख का बेस बना रखा था, यानी कि वो पगड़ी पहनता था, दाढ़ी उगा रखी थी। तो कुछ इनपुट्स ऐसी भी रही हैं कि काला जठेड़ी काफ़ी समय पंजाब में था और सिद्धू मूसेवाला की रैकी उसने की, लेकिन किसी कारण से सिद्धू मूसेवाला पर वो हमला नहीं हो पाया। सुरक्षा भी बहुत थी, चुनाव वगैरह थे, इससे पहले काला जठेड़ी पकड़ा गया। सो काला जठेड़ी जब पकड़ा जाता है तो उसका जो पूरी वेशभूषा होती है वो एक सिख स्वरूप में होता है। लेकिन उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और ये जो काला जठेड़ी वगैरह के गैंग थे, गोल्डी बराड़ जिसके अपने भाई गुरलाल बराड़ की मौत का बदला वो लेना चाहता था, उसने बाहर से बैठ के इस हिट को मास्टरमाइंड करवाया और सिद्धू मूसेवाला पर ये 29 मई का हमला कराया। सो आप समझते हैं कि रवि ख्वाजके से एक सिलसिला शुरू होते हुए लवी देवड़ा, गुरलाल बराड़, गुरलाल पहलवान, विक्की मिड्डू खेड़ा और उसके बाद इसके एक दो और गैंगस्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, तो तकरीबन 9 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं पिछले तकरीबन 6 सालों में, जो कि इन्हीं दो गैंग वर्टिकल्स यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बंबीहा एंड लक्की पटियाल गैंग, इनके आपस के गैंग वॉर का नतीजा है। लेकिन इन गैंग वॉर्स की इस क्रॉस फायर में सिद्धू मूसेवाला क्यों आता है, बड़ा सवाल यही है। सिद्धू मूसेवाला जो कारण गोल्डी बराड़ बता रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो भूमिका जिस तरीके से उसने मुझे बताई, तो क्या वो असल में कारण है या इसका कोई और भी कारण है, इस चीज़ की तो एक गहन जांच और पड़ताल ही इस चीज़ को स्थापित कर पाएगी। लेकिन आज जो राजनेता हमारे ये राजनीतिक रोटियां अपनी सेकना चाह रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर, पहले तो सरकार ने अपनी खामखा की शोहरत हासिल करने के लिए लोगों की सुरक्षा में कटौती की, अगले दिन अगर सिद्धू मूसेवाला को निशाना बना लिया गया तो अब सरकार एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रही है। सरकार को अब समझ नहीं आ रहा, एक न्यायिक कमीशन बनाया गया, इससे पहले एक SIT बनाई गई थी, खामखा का जो प्रेशर दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। मैं इसको नाजायज़ दबाव इसलिए कहता हूँ क्योंकि आउट एंड आउट एक गैंग वॉर है। हमें समझना पड़ेगा कि ये गैंग वॉर की राइवलरी के तहत हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाए जाने के कुछ ठोस कारण है, एक ठोस आधार है जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ समझने की है कि जब तक इस मामले में एक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि सिद्धू मूसेवाला ही क्यों। सिद्धू मूसेवाला ना तो खुद एक गैंगस्टर था, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ गैंग्स के साथ उसको आइडेंटिफाई करके उसके विरोधी गैंग्स ने देखा, जिस तरीके से गोल्डी बराड़ ने मेरे को बताया कि उनके विरोधी गैंग्स यानी कि जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को हिट किया, मारा, ये इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिलाया, उनके मन में ये था कि सिद्धू मूसेवाला की अलाइनमेंट कुछ और लोगों के साथ हो सकती है। इसके और भी कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं जिसकी और गहराई से जांच की ज़रूरत है। सो आज की रिपोर्ट में मैं यहीं रोकूंगा क्योंकि मैं चाहता था कि इस गैंग वॉर के इन वर्टिकल्स को ज़रूर आपकी नज़र करूं। मेन जो चीज़ निकल के आई है इस रिपोर्ट से वो समझने वाली है कि दो ऐसे सरगना हैं, लक्की पटियाल आर्मेनिया और गोल्डी बराड़ कनाडा। ये लोग वहाँ से बैठकर अपने गैंग्स चलाते हैं। इन गैंग्स का सारा कामकाज, इनके ग्राउंड लेवल पे जो ऑपरेटिव शूटर्स उनका कामकाज देखते हैं और बड़ी से बड़ी वारदातें यही लोग कराते आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में यही
बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। और आने वाले दिनों में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े बहुत सी लीड्स मिल रही हैं और बहुत सी और जानकारियां आ रही हैं, पुलिस तफ्तीश चल रही है। सो जैसे जैसे मेजर डेवलपमेंट्स रहेंगी, कुछ और जानकारियां मिलेंगी, आपके साथ ज़रूर साझी करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत इस रिपोर्ट को देखने के लिए।